नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आप सभी से चर्चा करेंगे। वो ऐसा विषय है जिसको लेकर आप सभी ने अखबारों में पढ़ा होगा कि आगामी उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर, जिसको कि हम पहले यूपी हायर एजुकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में जानते थे, उसके परीक्षा पैटर्न में बदलाव हुआ है। साथ में सिलेबस में भी बदलाव हुआ है और अखबार में ये भी आपने पढ़ा होगा कि आगामी यूपी टीजीटी पीजीटी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा में भी बदलाव देखने को मिल सकते हैं। तो हमारे दिमाग में आया कि तमाम विद्यार्थी कमेंट्स कर रहे हैं, तो उनके उत्तर को लेकर एक वीडियो बनाना चाहिए जिसमें कि विद्यार्थी समझें कि बदलाव किस तरीके का हुआ है, उस बदलाव से क्या-क्या फायदे हैं, नुकसान क्या हैं, और जब आप एक बार फिर से तैयारी करने के मूड में हैं या फिर करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इन्हीं सभी बिंदुओं पर हम इस वीडियो में बातचीत करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप सभी धैर्य रखकर आत्मीयता के साथ अंत तक देखेंगे, समझेंगे। जिस अखबार की हम बात कर रहे थे वो है हिंदुस्तान अखबार। आप लोगों ने ऑलरेडी इसको देखा भी होगा कि शिक्षा सेवा चयन आयोग ने नई परीक्षा योजना को दी मंजूरी। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में अब निगेटिव मार्किंग पहला जो परिवर्तन है, सबसे बड़ा परिवर्तन है, इसमें निगेटिव मार्किंग हो गई है। ये वो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती है जिसको कि हम अशासकीय महाविद्यालयों के लिए जानते हैं। उत्तर प्रदेश में दो तरीके की भर्तियां होती हैं महाविद्यालयों के लिए। एक है राजकीय, जिसमें ऑलरेडी निगेटिव मार्किंग और सारी चीजें थी, जिसमें कि अब प्री के साथ साथ मेंस भी हो गया है, जिसको कि हम जीडीसी कहा करते हैं। और दूसरी भर्ती है अशासकीय महाविद्यालय, जिसमें पहले निगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, लेकिन अब जो सबसे पहला बड़ा बदलाव किया गया है वो है निगेटिव मार्किंग। तो ये अशासकीय महाविद्यालयों के बारे में बात की जा रही है। तमाम विद्यार्थी राजकीय और अशासकीय में ज्यादा अंतर नहीं कर पाते हैं, लेकिन उम्मीद है कि अब वो इस अंतर को समझ गए होंगे। राजकीय में आपको प्री और मेंस दोनों के दृष्टिकोण से तैयार करके जाना है, बाद में इंटरव्यू भी होगा और इसकी नौकरी 60 सालों तक होती है। और अशासकीय में अब प्री के बाद, प्री तो इसमें है, इसके बाद इंटरव्यू होगा, फिर आपकी नौकरी लगेगी, तो 62 सालों तक आप नौकरी कर सकते हैं। इसके अंतर्गत मैनेजमेंट का भी दखलंदाजी होती है, उसमें मैनेजमेंट का भी रोल होता है। मैनेजमेंट मतलब जो महाविद्यालय खोले होंगे वहां के जो मैनेजर जिनको कहते हैं, अब वो है। और आज की डिग्री कॉलेज जो है वो सीधे सरकार के हाथों में। तो मुझे लगा कि सबसे पहले इन दोनों के अंतर को जानना जरूरी है। तो हम बात कर रहे थे कि इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर अशासकीय महाविद्यालय में जो परीक्षा होगी उसमें निगेटिव मार्किंग लागू कर दी गई है। और यहाँ पर बतलाया गया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा का पैटर्न बदल दिया गया है। 2 घंटे की लिखित परीक्षा में पहले 100 प्रश्न हल करने होते थे, लेकिन नई भर्ती के लिए होने वाली लिखित परीक्षा में 2 घंटे में ही 120 प्रश्नों के जवाब देने होंगे। यानी कि जो दूसरा बड़ा बदलाव हो रहा है, प्रश्नों की संख्या को बढ़ा दिया गया है। जहां पहले 100 प्रश्न हुआ करते थे, अब 120 प्रश्न होंगे। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव है कि पेपर में नकारात्मक अंकन लागू कर दी गई। किसी प्रश्न का गलत उत्तर देने पर 1/3 नंबर कट जाएंगे। पहले निगेटिव मार्किंग नहीं थी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने प्रश्न पत्र का प्रारूप बदलते हुए लिखित परीक्षा में विषय से संबंधित 90 और सामान्य अध्ययन से संबंधित 30 प्रश्न को रखा हुआ है। प्रश्नों की संख्या 120 हो गई। प्रत्येक प्रश्न 3-3 अंक के होंगे और पूरा प्रश्न पत्र 360 अंकों का होगा। तो ये बड़ा बदलाव किया गया है। और यहाँ पर छोटी सी न्यूज आप देख रहे हैं कि टीजीटी पीजीटी में पहली बार पूछेंगे जीएस के प्रश्न। यानी कि जब हम यूपी टीजीटी पीजीटी की पहले परीक्षाएं दिया करते थे तो इसमें केवल विषय पर आधारित 125 प्रश्न होते थे, लेकिन यहाँ पर भी कुछ बदलाव की उम्मीद है
जिसमें कि जीएस के प्रश्न को शामिल किया जाएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहे हैं, जिससे कि कई परीक्षार्थी प्रभावित हो सकते हैं और कईयों के लिए एक सुनहरा मौका भी हो सकता है। एक नजर हम डाल लेते हैं उन बदलावों के ऊपर कि पहले क्या स्थिति थी और अब क्या स्थिति है। अब असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में विषय से 90 प्रश्न होंगे, जीएस से 30 प्रश्न, कुल 120 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा, यानी कि आपका एग्जाम 360 अंकों का होगा। नकारात्मक अंकन 1/3 होगा। ठीक वैसे ही जैसे यूपीपीएससी की परीक्षाओं में लागू होता है, चाहे वो सिविल सर्विसेज का हो, यूपीएलटी, जीआईसी, जीडीसी, ऐसे विद्यार्थी परीक्षा दिए होंगे तो वो उसके एक तरीके से आदती हो गए होंगे या फिर उसका अनुभव प्राप्त कर लिए होंगे। समय 2 घंटे का होगा। पाठ्यक्रम में भी बदलाव किया गया है और आप सभी ने पीडीएफ इत्यादि देख लिया होगा। अब जो भी बदलाव किए गए हैं उनको लेकर हम आगे बातचीत करेंगे। ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है, 5 से 10% का बदलाव हुआ है। तो अब की स्थिति यही है, यदि आप उत्तर प्रदेश में अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो इस हिसाब से आपको तैयारी करना पड़ेगा। विषय से 90 प्रश्न रहेंगे, जो कि पहले 70 हुआ करते थे। जीएस के सेम टू सेम उतना ही प्रश्न है, कोई इसमें बदलाव नहीं हुआ है। कुल प्रश्नों की संख्या अब 120 हो गई, पहले 100 हुआ करती थी। अब 3 अंकों के सवाल पूछे जाएंगे, पहले 2 अंकों के सवाल पूछे जाते थे। अब 360 अंकों की परीक्षा होगी, पहले 200 अंकों की परीक्षा होती थी। बाद में इंटरव्यू भी होता था। इंटरव्यू अभी भी, ठीक है। अब नकारात्मक अंकन होगा 1/3। पहले नकारात्मक अंकन नहीं होता था, पूरा एकदम गोला रंग के आना पड़ता था। 2 घंटे का एग्जाम पहले भी होता था, अभी भी है। और पाठ्यक्रम में भी बदलाव किया गया है। तो ये मुख्य जो बदलाव हुए हैं आप समझ गए होंगे। अब सवाल उठता है कि यूपी टीजीटी पीजीटी में किस तरीके का पैटर्न हो सकता है। तो हमें ऐसा लग रहा है कि यूपीएलटी, जीआईसी और जीडीसी का जो पैटर्न है वही अब उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन के लिए जो भी शिक्षक नियुक्त होंगे या फिर उसकी तैयारी कर रहे होंगे, उसमें भी विषय से सवाल रहेंगे, साथ में जीएस के सवाल रहेंगे। वैसे ही जैसे कि यूपीएलटी, जीआईसी और जीडीसी, यानी कि ऐसे विद्यार्थी जो यूपीएलटी का एग्जाम दे चुके होंगे, जीआईसी का एग्जाम दे चुके होंगे, जीडीसी का एग्जाम दे चुके होंगे, उनके लिए कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा होगा। उनको लग रहा होगा कि कोई बात नहीं, एक बार फिर से हमें कमर कस लेना है और तैयारी करना है। और जो ऐसे विद्यार्थी होंगे जो अपने विषय पर महारत हासिल किए होंगे या फिर विषय पर काफी पकड़ किए होंगे और वर्षों से कोचिंग संस्थानों में पढ़ते रहे होंगे, उनको थोड़ा सा यहाँ पर परेशानी हो सकती है, लेकिन उनको भी परेशान नहीं होना है। जीएस का पोर्शन तो वो तैयार कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जब हम देखें कि इससे फायदा क्या है, फायदा ये है कि परीक्षाओं में एक रूपता आएगी। चाहे आप यूपी एलटी जीआईसी की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, आप एक ही तरीके की तैयारी में आप दोनों परीक्षाओं में जाएंगे। कोई किसी भी तरीके का कंफ्यूजन इत्यादि नहीं होगा, आप बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे। नुकसान किसको होगा? ऐसे विद्यार्थी जो जीएस से बहुत दूर रहते हैं, जीएस में उनका मन नहीं लगता है, उनके लिए अलग से मेहनत करनी होगी कि वो अलग से मेहनत करें। तो कहने का मतलब ये है कि आप इसको पॉजिटिव रूप में लीजिए। तमाम विद्यार्थी, मैंने एक कमेंटी सेक्शन में पोस्ट किया हुआ था, वहां पर लिख रहे थे कि अब हमारा क्या होगा। तो आपका भी अच्छा ही होगा, बस पहले से आपको अलर्ट हो जाना है। अब इसके लिए आपको करना क्या है, उसको लेकर भी हमने चिंतन मनन किया। अक्सर आप सभी की परीक्षाओं को लेकर हम बातचीत करते रहते हैं कि क्या ऐसा गुरु मंत्र अपने विद्यार्थियों को दूं जो निःशुल्क पढ़ाई पर विश्वास करते हैं। उनको लगता है कि ये भी व्यक्ति अपने महत्वपूर्ण कीमती समय को निकालकर हम सभी को बतलाता है, तो क्यों नहीं इसकी भी बातों को हम ध्यान रखें। तो हमने सोचा कि अपने विद्यार्थियों को हम सही बात बताएं। हम कभी ये नहीं कहेंगे कि आप मुझसे जुड़ जाएंगे या फिर मेरे मार्गदर्शन में रहेंगे तो आपका हो जाएगा, आप केवल जुड़े रहेंगे तो हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, आपको जुड़कर मेहनत करना पड़ेगा। आपको जुड़कर जो भी हम बातें कर रहे हैं उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? किताबों से दोस्ती करनी पड़ेगी। मूल साहित्य इतिहास ग्रंथों को आपको पढ़ना पड़ेगा, उनका अध्ययन करना पड़ेगा। इसके लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बच्चन सिंह, राम स्वरूप चतुर्वेदी और नगेंद्र की पुस्तकों का
आपको अध्ययन करना पड़ेगा। इन पुस्तकों को आधार बनाते हुए मार्केट में कई वन लाइनर किताबें भी मौजूद हैं, उनका भी आप अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन कई बार जब अंदर से सवाल पूछे जाते हैं और आप 2 से 3 क्वेश्चन से फाइनल मेरिट में आने से रुक जाते हैं, तो उस समय जरूरत पड़ती है कि आप मूल किताबों का अध्ययन करें, जिससे आपको ये पता चले कि ये वन लाइनर किताब कैसे बनी है। जैसे आप वन लाइनर किताब पढ़ते हैं तो आप प्रयास करते हैं कि इसको हम रट जाएं, पेज वाइज पूरा, कि किस पेज पर क्या लिखा हुआ है पूरा आप याद कर लेते हैं और उसी को आप अपना महारत मानते हैं कि हमने अच्छी तैयारी कर ली। लेकिन अब आपको इस तरीके से तैयारी करनी है कि पता चले कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो लिखा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उसका कैसे काउंटर अटैक किया, उससे क्या भिन्न उन्होंने लिखा, बच्चन सिंह ने इन दोनों से कैसे अलग लिखा, रामस्वरूप चतुर्वेदी के इतिहास ग्रंथ का क्या रोल रहा, उसमें क्या अलग बातें लिखी गई हैं, और जो नगेंद्र द्वारा संपादित पुस्तक है उसमें क्या चीजें अलग अलग। जब आप ये पढ़ लेंगे तो क्या टीजीटी, क्या असिस्टेंट प्रोफेसर, क्या पीजीटी, क्या केंद्रीय विद्यालय, कोई भी दुनिया का एग्जाम हो, खासतौर से हिंदी पट्टी को ही हम दुनिया कह रहे हैं, हर एग्जाम आप निकाल सकते हैं। बस चीजों को आपको समझना है। इसके बाद आप मूल व्याकरण ग्रंथ को पढ़ेंगे, जिसमें वासुदेव नंदन प्रसाद की पुस्तक, इसके बाद आपको कामता प्रसाद गुरु की पुस्तक, हरदेव बाहरी की पुस्तक पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो यहां से आपका मूल व्याकरण ग्रंथ तैयार हो जाएगा और बाकी प्रैक्टिस सेट तो करते रहना है। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो पाठ्यक्रम के अनुसार जो भी टेक्स्ट बुक लगे हैं, चाहे वो कहानी का लगा हो, कविता का लगा हो या फिर उपन्यास, नाटक, इनको आपको पढ़ना है। कुछ विद्यार्थियों ने कमेंट किया कि क्या सर कोई ऐसी बुक है जिसमें सारी चीजें एक जगह मिल जाएंगी? तो कोई ऐसी बुक नहीं है जिसमें सभी कहानियां मिल जाएं, सभी नाटक मिल जाएं, सभी उपन्यास मिल जाएं, सभी अन्य गद्य विधाओं के मिल जाएं, सभी कविताएं मिल जाएं। बिल्कुल नहीं है। सबको आपको अलग अलग खरीदना पड़ेगा और आपको खरीदना भी चाहिए, क्योंकि आप न सिर्फ परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं बल्कि सेलेक्ट होने के बाद आप उन कक्षाओं की भी तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपको जाकर पढ़ाना है। तो सिलेबस लेकर आप अपने बुक शॉप पर जाइए और उसके आधार पर 2 से 3 हजार में आप उन किताबों को खरीद लीजिए। मान लीजिए आप किसी कोचिंग में 10,000 देते हैं तो 3,000 की किताब भी खरीद लीजिए और अपने से उसको पढ़िए। और जब आपने इसी पेशे का चयन कर लिया है कि हमें एकेडमिक्स में जाना है, तो फिर किताबों से दूर होने का कोई मतलब नहीं है, आपके पास किताबें होनी चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, मूल टेक्स्ट की बुक आप जरूर खरीदिए। कोई ऐसी किताब नहीं है, किताबें अगर होंगी भी तो इसमें आधा अधूरा चीजें आपको मिलेंगी। आप पूरा कंफर्म तैयारी नहीं कर सकते, कंप्लीट तैयारी नहीं कर सकते। तो इसलिए अलग अलग विधाओं से रिलेटेड जो भी किताबें हैं उनको अधिकतम रूप में खरीदने का प्रयास कीजिए। पीवाईक्यू बराबर रिवीजन करते रहिए। ऐसा नहीं है कि बदलाव हो गया या फिर पैटर्न में बदलाव हुआ तो पीवाईक्यू हमारे लिए प्रासंगिक नहीं है। बिल्कुल प्रासंगिक है, वहां से सवाल आएंगे ही। आप अपना एक टाइम टेबल बनाइए जिससे कि आपकी जो सीटिंग क्षमता है उसमें बढ़ोतरी हो। जब तक विज्ञापन या फिर एग्जाम डेट नहीं आती तो आप सामान्य रूप से पढ़ाई करते रहिए। जैसे ही विज्ञापन और उम्मीद है कि कब तक एग्जाम हो सकता है, तो इसके हिसाब से अपने टाइम टेबल में बढ़ोतरी भी करते रहिए और पढ़िए। क्योंकि हम इस बात को इसलिए कह रहे हैं कि हमारे जितने भी विद्यार्थी हैं जो जुड़े हुए हैं वो कई जिम्मेदारियों को लेकर चल रहे हैं। कई लोगों को परिवार देखना है, कई लोगों को जीवन यापन के लिए प्राइवेट नौकरियां भी करनी है, तमाम चीजें हैं। तो जो भी समय आपके पास निकल रहा है उसमें आप अपनी पढ़ाई कीजिए। 30 दिनों तक टाइम टेबल को फॉलो कीजिए और इन 30 दिनों में आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपकी पढ़ाई किस दिशा में। जब हम साहित्य इतिहास ग्रंथों की बात कर रहे थे तो किताबों को तो आपको पढ़ना है, लेकिन इन किताबों को कैसे पढ़ना चाहिए इसको लेकर हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पूरी किताब पढ़ा दी है, बच्चन सिंह की पूरी किताब पढ़ा दी है, रामस्वरूप चतुर्वेदी की किताब पर पीवाईक्यू हल करा दिया है, नगेंद्र की पुस्तक के आधार पर अन्य गद्य विधाओं से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं सबको हमने पढ़ा दिया हुआ है। प्लेलिस्ट सबकी बनी हुई है, आप जाकर वहां से देख सकते हैं। आराम से आप प्लेलिस्ट को खोजकर अपने टाइम टेबल के अनुसार पढ़ सकते हैं। अगर हम मूल व्याकरण ग्रंथों की बात किए तो हमने शॉर्ट नोट्स के रूप में
वासुदेव नंदन प्रसाद की पुस्तक को पढ़ा दिया है और प्रैक्टिस सेट भी करवाया हुआ है। आगे हमारे दिमाग में है कि कामता प्रसाद गुरु और हरदेव बाहरी की पुस्तक के आधार पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे हमने वासुदेव नंदन प्रसाद और हरदेव बाहरी साथ में कामता प्रसाद गुरु के आधार पर रस के बारे में पढ़ा दिया है, छंद के बारे में पढ़ा दिया है, इसके अलावा संधि के बारे में पढ़ाया हुआ है, ठीक है, समास के बारे में पढ़ा दिया है। तो आपको पढ़ना है। जैसे बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि आप कोई कोर्स क्यों नहीं लॉन्च करते हैं, आप एक सीरीज चलाइए। तो आप कोर्स का इंतजार न करते हुए अपने टाइम टेबल के आधार पर ये मानकर चलिए कि आपने एडमिशन ले लिया है, आपको पढ़ना है। आप एक अपना समय निश्चित कर लीजिए, जब भी मौका मिल रहा है आप उन वीडियोज को देखिए, समझिए, और उम्मीद है कि जब आप वीडियोज देखेंगे तो आप भूल जाएंगे कि आप घर पे पढ़ रहे हैं, कि क्लास में पढ़ रहे हैं, कि कोचिंग में पढ़ रहे हैं। आपको लगेगा कि हाँ, कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपकी उंगलियों को पकड़कर आपको बताने का प्रयास कर रहा है कि ऐसे पढ़ना है। कुल मिलाकर सबसे पहले आत्मीयता का भाव रखना पड़ेगा। अगर दिमाग में किसी भी तरीके का आप पूर्वाग्रह रखेंगे तो लाख कोई पढ़ाने वाला हो, आपको नहीं पढ़ा सकता है। तो अपने को एकदम से क्लीन करते हुए नई शुरुआत की दृष्टिकोण से आप ध्यान में रखिए। तो 30 दिनों तक फॉलो कीजिए, सारी चीजें यहाँ पर उपलब्ध हैं और आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, आपकी कंटिन्यूटी, आपके मनोबल को बढ़ाने के दृष्टिकोण से नए नए टॉपिक्स को लेकर हम आपसे जुड़ते रहेंगे और वो परीक्षा तक चलता रहेगा, क्योंकि सिलेबस इतना बड़ा है कि वो कभी खत्म होने वाला नहीं। तो पहले आप शुरुआत करिए, इसके बाद धीरे धीरे नई चीजों से जुड़ते जाइए। तो यही काम आपको करना था। क्या नहीं करना है, इसको भी ध्यान में हमें रखना है। अनावश्यक घबराएं नहीं। कई बार जैसे पाठ्यक्रम में बदलाव हो गया, सिलेबस में बदलाव हो गया, तो विद्यार्थी घबराने लगते हैं कि अब हम क्या करेंगे। क्या करेंगे? बदलाव के अनुसार अपने में भी परिवर्तन लाएंगे, घबराएंगे नहीं। एक बार फिर से अपने स्टडी टेबल पर बैठेंगे और पढ़ना शुरू कर देंगे उस बदलाव के आधार पर। दूसरे को देख अपना माथा न फोड़ें, यानी कि फला कोचिंग लिया हुआ है, फला टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया हुआ है, फला शहर में रह रहा है। अब वो बॉर्डर धीरे धीरे खत्म हो गए कि आप शहर में रह रहे हैं, कि गांव में रह रहे हैं, कि कहाँ रह रहे हैं। बस आपके अंदर वो दृढ़ संकल्प है और अपनी पृष्ठभूमि के चुनौतियों से आप अगर लड़ रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। आप अपने आसपास की चीजों को ही मोटिवेशन का माध्यम बनाइए, अपनी परिस्थितियों को देखिए, उस हिसाब से पढ़ना शुरू कीजिए। कोई जरूरी नहीं है कि कोई लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिया है, अब वो 8 घंटा लाइब्रेरी में रह रहा है, उसमें से 4 घंटा वो चाय पी रहा है, तो इसका मतलब नहीं है कि वो खूब अच्छी तैयारी कर रहा है। हो सकता है कि आप हाउसवाइफ हो या फिर बहुत सारे जो मेल कैंडिडेट हैं वो कहीं जॉब कर रहे हो, उनके पास 4 घंटे का मौका मिल रहा है, तो 4 घंटे में ही आउटपुट को ज्यादा निकाल सकते हैं। आप ज्यादा कोशिश कीजिए कि कम समय में आप अपने एकाग्रता को बनाए हुए अधिक से अधिक ग्रहण करने की कोशिश कीजिए। सबके लिए सुविधाएं अलग अलग हैं। कईयों को आप देखेंगे पूरा एसी रूम में रह रहे हैं, फिर भी उनकी तैयारी अधूरी रह रही है। 4 ठो कोचिंग ज्वाइन किए हुए हैं, 10 ठो टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हुए हैं, तो भी हड़बड़ा रहे हैं कि हम क्या करें। तो दूसरे को देखकर आपको परेशान नहीं होना है, ये यहाँ पर हम बताना चाह रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप अगर कोचिंग संस्थानों में रहते तो बेहतर कर सकते थे, तो निसंदेह आप भी कोचिंग ज्वाइन कीजिए। कोचिंग ज्वाइन करना कोई गलत बात नहीं है, आपको देखना है। लेकिन उसके बावजूद भी इस चैनल पर आप बने रहेंगे, यहाँ से बहुत बेहतर चीजें आपको निकल सकती हैं। क्योंकि हमारा कोचिंग का बहुत अच्छा अनुभव नहीं रहा है, वहां पर कई बार हमने चीजों को वास्तविकताओं से दूर देखा है और केवल वहां पर प्रदर्शन या दिखावा को ही देखा है, इसलिए हमें उतना इस पे महत्व हम नहीं देते। अपने ऊपर सेल्फ स्टडी पर ही हम फोकस करेंगे और आपकी अंगुली को पकड़ाकर आपके जो भी लक्ष्य है उसके तरफ ले जाने का प्रयास करेंगे। ओवर थिंकिंग न करें। मान लीजिए आप न सिलेबस ठीक से देखे, न किताबें अपने पास रखे, बस आप केवल बैठकर सोच रहे हैं कि मेरा रिजल्ट आएगा कि नहीं। कई बार तो विद्यार्थी विज्ञापन निकलता ही नहीं है, तब पूछने लगते हैं कि इस बार कट ऑफ क्या जाएगी। तो ओवर थिंकिंग आपको नहीं करना है। आवश्यकता से अधिक आपको सोचना नहीं है कि ऐसा करते तो वैसा होता, आपको करना है। मोटिवेशनल वीडियो न देखें। ये एक तरीके से हमारा निवेदन रहेगा कि हर दिन मोटिवेशनल वीडियोज का टॉपिक्स चेंज हो जाता है।
आपकी जो रणनीति है, आप जो दृढ़ संकल्प करके आगे बढ़ना चाहते हैं, फिर उसमें बदलाव होने लगता है। तो इसलिए आप अपना मंत्र बनाइए, अपना मोटिवेशन बनाइए, अपने पृष्ठभूमि को देखिए, अपने परिवार को देखिए, अपनी चुनौतियों को देखिए, अपने लक्ष्य को देखिए, तो निश्चित तौर पर उससे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं हो सकता। कुछ लोग सफल होकर मोटिवेशनल चीजों को बतलाते हैं, उसमें वास्तविकता शुरुआती के दौर में होती है, लेकिन धीरे धीरे वो फिर काल्पनिकता में घुस जाते हैं। जो वो नहीं किए रहते हैं उन भी सारी चीजों को बतलाने लगते हैं, और फायदा तो उनका होता है, लेकिन जो उस मोटिवेशनल वीडियोज को देखता है नुकसान उसका होता है। तो आप अपना मूल मंत्र बनाइए। हो सकता है कि हमारी बात आपको अभी न समझ में आ रही हो। जब आपके पास समय नहीं रहेगा, वक्त नहीं रहेगा, आप कंसंट्रेट होके अपने लक्ष्य की तरफ नहीं जा पाएंगे, तो आपको लगेगा कि सारी चीजें तो हमारे अंदर ही थी, हमने क्यों नहीं उनको देखने का प्रयास किया, हम क्यों इधर उधर भटकते रह गए। तो प्रिय विद्यार्थियों, अभी जो भी बदलाव पर आधारित पैटर्न यहाँ पर आया हुआ है, विज्ञापन अभी नहीं आया है, और उम्मीद है कि इसी बदलाव के आधार पर आगे एग्जाम होगा। तो आप पहले से ही अलर्ट रहिए, क्योंकि अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, और जब मैं आप सभी से चर्चा कर रहा हूं, तो आज की डेट है 26 जुलाई, और 26 जुलाई 2026, 2027 में चुनाव होने वाले हैं। तो निश्चित तौर पर अब जो भी भर्तियां आएंगी वो पूरी होंगी, या फिर परीक्षा तो हो ही जाएगी, रिजल्ट इत्यादि भले उसमें देर हो, लेकिन कुल मिला के आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा उस तरीके से कि जो 2022 में आपने फॉर्म भरा था उसका एग्जाम 2026 में हो रहा है, उस तरीके से हमें ऐसा लग रहा है कि इंतजार नहीं करना होगा। चीजें जल्दी जल्दी होंगी, और आयोग भी अब अपने स्थायित्व में मजबूती ला रहा है, चीजें धीरे धीरे हो रही हैं। तो उम्मीद है कि हमने जो भी समझाने का प्रयास किया आप लोगों को समझ में आया होगा, उसी हिसाब से आप रणनीति बनाएंगे। अक्सर वीडियो बनाने के पहले मैं सोचता हूं कि 8 से 10 मिनट में अपनी बात को कह दूंगा, लेकिन समझाने के क्रम में समय का पता नहीं चलता है। मुझे लगता है कि कोई बात छूट न जाए, इसलिए हम वक्त लेके धैर्य के साथ और आत्मीयता के साथ आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो कभी भी आप लंबी वीडियो मानकर इसको स्किप करने का प्रयास न करें या फिर आगे न बढ़ें। हो सकता है कि वो कोई महत्वपूर्ण बात हो जो आपसे छूट गई हो, और किसी ने ध्यान से सुना हो, उसके जीवन का वो टर्निंग पॉइंट साबित हो जाए। तो प्रिय विद्यार्थियों, खास तौर से इस चैनल पे तो आपको स्किप करने की जरूरत नहीं है। मिनट दर मिनट आपको सेकेंड दर सेकेंड चीजों को सुनना है। तो उम्मीद है कि बातें अच्छी लगी होंगी, और जो हमने मार्गदर्शन देने का प्रयास किया अब वो अच्छा लगा होगा। आप सभी के कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। मन लगाकर पढ़िए, पुराने वीडियोज जितने भी साहित्य इतिहास ग्रंथों पर, व्याकरण पर आधारित हैं उनको देखिए, और जो भी हम कम्युनिटी सेक्शन में पोस्ट करते हैं उनको भी ध्यान से देखिए। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।